स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में सरकारी सड़कों और फिर पुलों पर लगेगा टोल टैक्स। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, अब आपको सड़कों पर चलना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि आप जिस सड़क पर चलेंगे आपको उस सड़क का टोल टैक्स देना होगा। जिस पुल को आप पार करेंगे उस पुल का आपको टोल टैक्स देना होगा। बिहार सरकार ने एक नई जेब ढीली करने वाली स्कीम लाई है आपके लिए। जी हां, बिहार में गाड़ी चलाने वालों की जेब अब और थोड़ी और ढीली होने वाली है। बिहार सरकार ने सड़कों के कायाकल्प और फिर उन्हें चकाचक रखने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब नेशनल हाईवे की तरह बिहार सरकार की अपनी सड़कों, बड़े पुलों और बाईपास से गुजरने पर भी आपको टोल टैक्स देना होगा। सम्राट कैबिनेट ने बिहार की सरकारी सड़कों के बेहतर रख रखाव, समय पर मरम्मत और शानदार संचालन के लिए बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को हरी झंडी दे दी है। इस नए नियम के लागू होते ही अब बिहार के मालिकाना हक वाली चुनिंदा सड़कों और पुलों पर बकायदा टोल नाके नजर आएंगे और गाड़ियों से वसूली होगी। आपको अब सड़कों और पुलों पर चलने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। जी हाँ, तभी आप चल सकते हैं बिहार में। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला। कहा बिहार को गुजराती चलाएंगे या फिर बिहारी। बिहार को गुजराती नहीं चला सकते, बिहारी ही चलाएंगे। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान भाजपा पर ऐसा तीखा हमला बोला है कि भाजपा चारों ओर से पस्त हो गई है। जहां उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार को गुजराती नहीं चलाएंगे, बिहार को बिहारी ही चलाएंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार अपने फैसले खुद नहीं ले रही है और बिहार की सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हितों से जुड़े फैसले बिहार के लोगों और फिर यहाँ की सरकार ने को लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हितों से जुड़े फैसले बिहार के लोगों और फिर यहाँ की सरकार को लेनी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा कर दिया है कि बिहार के स्वाभिमान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। बिहार के इस जिले में सबसे ज्यादा प्रेम में धोखे की शिकार होती लड़कियां, महिला थाने में दर्ज आंकड़ों से खुलासा। यह दरअसल बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला थाने में दर्ज मामले के आंकड़ों के अनुसार प्रेम संबंध में धोखा मिलने की शिकायतें सबसे अधिक यही दर्ज की गई है। जब पिछले 6 महीनों में बड़ी संख्या में लड़कियों ने शादी का झांसा, प्रेम में विश्वासघात और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े मामलों की शिकायत पुलिस से की है। महिला थाना पुलिस के अनुसार अधिकांश मामलों में लड़कियों ने आरोप लगाया है कि शादी का वादा करके लंबे समय तक संबंध बनाए गए, लेकिन बाद में आरोपी मुकर गए। जहाँ कई मामलों में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती होने के बाद धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग की शिकायतें भी सामने आई हैं। जब पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की जांच करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग और जागरूकता के कारण ऐसी शिकायतों की संख्या बढ़ी है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी ना करें और अपनी निजी जानकारी शेयर करने से पहले पूरी सावधानी बरतें और फिर किसी तरह की ठगी या फिर धोखे की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें। वीबीजी राम जी योजना में बड़ी खबर। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार की अपील लाई रंग। अब प्रतिदिन 300 रुपये की दर से मिलेगी मजदूरी। दरअसल बात है कि बिहार के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब वीबीजी राम जी योजना के तहत 300 रुपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाएगी। ये बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। जब इस योजना के तहत 300 रुपये दी जाएगी। मजदूरों को पहले 255 रुपये प्रतिदिन दिए जाते थे, लेकिन अब 300 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। ये बिहार के मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार के हज यात्रियों के लिए खुशखबरी। पटना से मदीना और जेद्दा के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। दरअसल बात है कि बिहार के हज यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। साल 2027 से पहली बार पटना एयरपोर्ट से हज यात्रियों के लिए जेद्दा और फिर मदीना की सीधी उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। इससे यात्रियों को अब कोलकाता जैसे दूसरे शहरों के रास्ते सऊदी अरब नहीं जाना पड़ेगा। जब पटना से जेद्दा या मदीना तक की यात्रा करीब 7 घंटे में पूरी होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार पटना एयरपोर्ट के समीप स्थित हज भवन की वजह से यात्रियों को आवागमन में भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। विभाग ने इच्छुक आजमीन ए हज से समय रहते पासपोर्ट बनवाने और फिर आवेदन करते समय पटना को प्रस्थान केंद्र के रूप में चुनने की अपील की है।
एमएलसी बनते ही पवन सिंह की डिमांड, बिहार में बने फिल्म सिटी, टैलेंटेड कलाकारों को मिले हुनर दिखाने का मौका। दरअसल बात है कि भोजपुरी अभिनेता और फिर नवनिर्वाचित एमएलसी पवन सिंह ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेने के बाद बिहार में फिल्म सिटी बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रभावशाली कलाकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेहतर संसाधनों और फिर अवसरों के अभाव में उन्हें दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। पवन सिंह ने कहा कि यदि बिहार में आधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण किया जाता है तो इससे स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों और फिर युवाओं को अपने ही राज्य में काम करने का अवसर मिलेगा। उनके अनुसार इससे भोजपुरी सहित अन्य क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों को भी नई पहचान मिलेगी और फिर राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी, जिससे बिहार फिल्म निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन सके। पवन सिंह का मानना है कि फिल्म सिटी बनने से बिहार की संस्कृति, कला और फिर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा बिहार के उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच मिल सकेगा। बिहार विशेष भूमि सर्वे समय सीमा 2 बार बढ़ी, 2 साल में राजस्व विभाग में 3 मंत्री बदले, किसान अब भी परेशान। दरअसल बात है कि बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वे अभियान को लेकर कि किसानों की परेशानियां लगातार बनी हुई है। यह सर्वे की समय सीमा अब तक 2 बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जिलों में काम समय पर पूरा नहीं हो सका है। पिछले 2 सालों के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3 मंत्रियों के बदलने से भी अभियान की रफ्तार और निरंतरता प्रभावित होने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार हजारों गाँव के पुराने खतियान या तो क्षतिग्रस्त हैं या उपलब्ध नहीं हैं, जिससे सर्वे कार्य में दिक्कतें आ रही है। कई किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल, दस्तावेजों के सत्यापन और फिर रिकॉर्ड अपडेट करने में भी समस्याओं की शिकायत की है। इन तकनीकी और फिर प्रशासनिक चुनौतियों के कारण लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज का कैसा रहेगा बिहार का मौसम? 19 राज्यों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। 80 की स्पीड से भीषण आंधी चलने की भी संभावना है। दरअसल बात है कि मौसम विभाग ने आज 2 जुलाई को देश के कई हिस्सों में मौसम को लेकर के बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार आज 19 राज्यों में बारिश, गरज चमक और फिर तेज हवाओं की संभावना है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। किसानों और फिर आम नागरिकों को मौसम के ताज़ा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक कई क्षेत्रों में मानसून की गतिविधियां तेज बनी रह सकती है। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग, राजद के बाद जेडीयू विधायक ने उठाई आवाज। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। राजद नेताओं के बाद अब जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने भी नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक और फिर प्रशासनिक अनुभव देश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है और केंद्र सरकार को उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। जेडीयू विधायक का कहना है कि नीतीश कुमार पहले भी केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में उन्हें डिप्टी पीएम बनाकर के राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए। इससे पहले राजद की ओर से भी इसी तरीके की मांग सामने आ चुकी है, जिसके बाद ये मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस मांग पर अभी तक भाजपा या फिर केंद्र सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। फिलहाल इसे जेडीयू विधायक का व्यक्तिगत राजनीतिक बयान माना जा रहा है। 1-2 नहीं, 10 लड़कियों को बनाया शिकार, फ्री मोमोज खिलाकर के प्रेम जाल में फंसाया, फिर निजी वीडियो बना करके करता था वायरल। दरअसल बात है कि बिहार के गया जिला से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब पुलिस के अनुसार एक मोमोज विक्रेता पर, मोमोज दुकानदार पर आरोप है कि वह लड़कियों को फ्री में मोमोज खिलाने और दोस्ती करने के बहाने अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद वह कथित तौर पर उनके निजी वीडियो रिकॉर्ड करता और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर के ब्लैकमेल करता था। शुरुआती जाँच में करीब 10 लड़कियों से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो मिलने की खबर सामने आई है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मोहम्मद रेहान के रूप में हुई है। कई सारे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही एफएसएल और तकनीकी टीम की मदद से डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले में और पीड़िताएं हैं तथा क्या आरोपी ने वीडियो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर किए थे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई भी पीड़ित या फिर उसके बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति सामने आना चाहता है तो वे बिना डर पुलिस से संपर्क करें। मामले की जांच जारी है और फिर अंतिम तथ्य जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। बिहार में 499 करोड़ रुपए से इस रेल लाइन को किया जाएगा डबल,
कोसी सीमांचल में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। दरअसल बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे ने 44 किलोमीटर लंबे मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 499 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे का मानना है कि इस परियोजना से इस रूट पर ट्रेनों का दबाव कम होगा, परिचालन अधिक सुचारू होगा और फिर कोसी सीमांचल क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। फिलहाल मानसी सहरसा रेलखंड सिंगल लाइन पर संचालित होता है, जहां पर प्रतिदिन 24 जोड़ी यात्री ट्रेन चलती है। रेलवे के अनुसार इस सेक्शन की क्षमता उपयोगिता पहले ही 108% से अधिक पहुंच चुकी है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में डबल लाइन बनने के बाद ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी, समय की बचत होगी और मालगाड़ियों के संचालन में भी आसानी आएगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और आसपास के क्षेत्र को मिलेगा। युवाओं की बल्ले बल्ले, बिहार के 10 लाख लोगों को एआई और स्टार्टअप से मिलेगी नौकरी, जाने कैसे। दरअसल बात यह है कि बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और फिर नई तकनीक के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य आने वाले समय में करीब 10 लाख युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए नौकरी और फिर स्वरोजगार के बेहतर मौके उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत युवाओं को एआई, डिजिटल स्किल और फिर स्टार्टअप से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे निजी कंपनियों में रोजगार हासिल करने के साथ साथ अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकें। यह सरकार का मानना है कि स्किल डेवलपमेंट और फिर इनोवेशन को बढ़ावा देकर के बिहार में रोजगार के नए रास्ते खोले जा सकते हैं। सरकार की इस पहल से बिहार में निवेश बढ़ने, नए उद्योग स्थापित होने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यदि ये योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो फिर बिहार के लाखों युवाओं को भविष्य में तकनीकों के अनुरूप बेहतर करियर बनाने का अवसर मिल सकता है। इनकाउंटर कल्चर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये कहना है सीपीआई एमएलए नेता। दरअसल बात है कि भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर के सियासत लगातार तेज होती जा रही है। सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भरत तिवारी के घर पहुंच करके भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इनकाउंटर कल्चर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है तो फिर उसका हौसला अदालत और कानून के तहत होना चाहिए, न कि कथित एनकाउंटर के जरिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं कानून के शासन और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। साथ ही उन्होंने दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर कि बिहार की राजनीतिक लगातार गर्म बनी हुई है। विभिन्न विपक्षी दल भरत तिवारी इनकाउंटर की न्यायिक और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून के तहत की गई थी। इस मुद्दे पर सरकार और फिर विपक्ष आमने सामने हैं और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। बिहार के 18 जिलों में खुलेंगे नए केंद्रीय विद्यालय, 12 जिलों में जमीन फाइनल, जाने क्या होगी खासियत। दरअसल बात यह है कि बिहार के छात्रों और फिर अभिभावकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने बिहार के 18 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। इसमें से 12 जिलों में विद्यालय निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है, जबकि बाकी 6 जिलों में भी जल्द भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा। छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक विज्ञान और फिर कंप्यूटर लैब, डिजिटल लर्निंग की सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथ ही पहली बार शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका भी शुरू की जाएगी, जिससे शुरुआती शिक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। इन नए केंद्रीय विद्यालयों के शुरू होने से हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा और उन्हें अपने ही जिले में केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और ग्रामीण और फिर दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। गया कॉलेज में महिला शिक्षिका के साथ कथित हिंसक व्यवहार का वीडियो वायरल, कॉलेज प्रशासन पर उठा सवाल। दरअसल बात है कि बिहार के गया स्थित एक कॉलेज से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सांस्कृतिक विभाग के शिक्षक शिवानंद पांडे पर एक महिला शिक्षिका के प्रति कथित हिंसक व्यवहार का आरोप लगाया जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेज परिसर की सुरक्षा और फिर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर विभिन्न स्तरों पर मामले की जाँच जारी है। मिल रही जानकारी के अनुसार संबंधित शिक्षक पर पहले भी अनुचित और फिर हिंसक व्यवहार के आरोप लग चुके हैं।
घटना के बाद कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों और फिर छात्रों के बीच भी इस मामले को लेकर के चिंता का माहौल है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक जांच और फिर तथ्यों की पुष्टि की प्रक्रिया भी जारी है। बिहार में अब हाथी पांव के मरीजों को मिलेगी 1100 रुपये प्रति माह पेंशन। लोरिया में दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए पंजीकरण शुरू। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने हाथी पांव यानी कि फाइलेरिया से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब पात्र मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिलने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1100 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा, इसका लाभ दिया जाएगा। इसी कड़ी में पश्चिमी चंपारण के लोरिया में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान भी शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हाथी पांव से प्रभावित मरीज दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना करके सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। जब पंजीकरण के बाद पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें मासिक पेंशन सहित अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिल सकेगी। यह इस पहल का उद्देश्य फाइलेरिया से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता और फिर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जेलों में लागू होंगे नए नियम। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के सभी जेलों की व्यवस्था में सुधार और फिर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जहाँ नई व्यवस्था के तहत पहली बार अपराध करने वाले और फिर तरुण यानी कि युवा बंदियों को अलग वार्ड में रखा जाएगा, जबकि कुख्यात अपराधियों को सामान्य बंदियों से अलग रखने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य जेलों को आधुनिक सुरक्षित और फिर सुधारात्मक संस्थानों के रूप में विकसित करना है। नई गाइडलाइंस के अनुसार जेलों में बंदियों को निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वृद्ध, बीमार और फिर गर्भवती महिला बंदियों के लिए विशेष आहार की व्यवस्था होगी। साथ ही हर महीने स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। युवा बंदियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जेल परिसर में स्वच्छता, हरियाली तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने जेलों में निजी मेस के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा जेल अधीक्षकों को बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से जेल प्रशासन और फिर अधिक पारदर्शी, अनुशासन और फिर प्रभावी बनेगा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए खुशखबरी पर खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे बिहार के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने खेती को अधिक सुरक्षित और फिर लाभकारी बनाने के उद्देश्य से नई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों का मकसद किसानों की आय बढ़ाना, खेतों में जोखिम कम करना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। सरकार ने बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या फिर अन्य कारणों से फसल खराब होने पर पात्र किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के लिए 43 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जिससे लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सिंचाई परियोजना पर भी बड़े निवेश को मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। जब सरकार का कहना है कि इस फैसले से खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। लालू यादव के बिना देश, बिहार की राजनीति की कल्पना संभव नहीं, तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। दरअसल बात यह है कि आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने पार्टी संस्थापक लालू प्रसाद यादव की भूमिका को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा है और उनके बिना देश तथा बिहार की राजनीति की कल्पना संभव नहीं है। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने की अपील भी की है। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में राज्य सरकार और फिर भाजपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है और फिर राज्य के कई अहम मुद्दों पर जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आरजेडी सामाजिक न्याय और फिर गरीबों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान भी किया है। 31 बस स्टैंड बनेंगे आधुनिक, 5 सेंट्रल स्कूल को मिली जमीन। बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दरअसल बात है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के विकास से जुड़े 29 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें सबसे बड़ा फैसला 31 पुराने बस स्टैंडों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और 5 नए केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटित करने का है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा और फिर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने इसके अलावा पंचायती राज, उद्योग, पर्यटन और फिर बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। आधुनिक बस स्टैंडों में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी, जबकि नए केंद्रीय विद्यालय खोलने से विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य बिहार में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और फिर विकास कार्यों को गति देना है। जहां सरकार का मानना है कि इस फैसले से शिक्षा, परिवहन और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही राज्य में निवेश, रोजगार और फिर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट के इन निर्णयों को बिहार के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 3 दिन की देरी पर गुरुजी का कटेगा 1 दिन का वेतन, शिक्षकों की बड़ी टेंशन। दरअसल बात है कि बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की समयबद्ध उपस्थिति को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। नए निर्देश के अनुसार यदि कोई भी शिक्षक लगातार 3 दिनों तक बिना उचित कारण देरी से विद्यालय पहुंचता है तो फिर उसके 1 दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। विभाग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखना और समय पर शिक्षण कार्य सुनिश्चित करना है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और फिर विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों की उपस्थिति और समय पालन की नियमित निगरानी की जाए। जब निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि समय पर विद्यालय पहुंचने और फिर नियमों का पालन करने वालों शिक्षकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जहाँ इस नए आदेश के बाद शिक्षकों के बीच चिंता बढ़ गई है। कई शिक्षक संगठनों का कहना है कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन विद्यालयों की भौगोलिक परिस्थितियां, यातायात और फिर अन्य व्यवहारिक समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिलहाल शिक्षा विभाग अपने नए नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। पटना में मानसून से पहले ही उखड़ने लगी सड़कें, गुणवत्ता पर उठे बड़ा सवाल, गंभीर सवाल। दरअसल बात है कि बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में बनी कई नई सड़कें मानसून की पहली अच्छी बारिश से पहले ही जगह जगह उखड़ने लगी है। इससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क की ऊपरी परत टूटने और फिर गड्ढे बढ़ने की शिकायतें सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। जहां स्थानीय नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी नई सड़कें ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी है। लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फिर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इस मामले को लेकर के निर्माण एजेंसियों की कार्यशैली और फिर गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी और फिर जहां भी अनियमितताएं मिलेगी वहां पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसके घर दरबार सजता था उसी को दरबारी बना दिया, नीतीश को लेकर के जेडीयू नेताओं पर भड़के आनंद मोहन। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जेडीयू के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसके घर कभी दरबार सजता था आज उसी को दरबारी बना दिया। उन्होंने ये टिप्पणी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की और फिर आरोप लगाया है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने उनकी राजनीतिक गरिमा को कमजोर करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि आनंद मोहन खुद जेडीयू में है, उनकी पत्नी खुद जेडीयू से सांसद हैं, उनके बेटे खुद जेडीयू से विधायक हैं और वो खुद जेडीयू पर ही सवाल उठा रहे हैं। आनंद मोहन ने नालंदा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जेडीयू के भीतर की राजनीति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ नेताओं की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की छवि प्रभावित हुई है। साथ ही उन्होंने पार्टी के भीतर फैसलों और फिर नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर भी नाराजगी जताई है। बिहार में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 68 बीडीओ समेत सैकड़ों अधिकारियों और फिर कर्मचारियों का तबादला। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अधिकारियों और फिर कर्मचारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव ग्रामीण विकास विभाग में देखने को मिला है, जहां पर 68 प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ का हस्तांतरण किया गया है। इसके साथ ही कई जिलों में नए बीडीओ की तैनाती की गई है ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। ग्रामीण विकास विभाग के अलावा स्वास्थ्य, भवन निर्माण और फिर सहकारिता विभाग में भी बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि भवन निर्माण विभाग में कार्यपालक अभियंताओं और फिर सहकारिता विभाग में 150 से अधिक कर्मचारियों का हस्तांतरण किया गया है। गिरिराज सिंह का केंद्रीय मंत्री से कटेगा पत्ता, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से 3 नए चेहरे बन सकते हैं मंत्री। दरअसल बात है कि केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है
कि बिहार से 3 नए नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के भविष्य को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि सरकार या भाजपा की ओर से अब तक मंत्रिमंडल विस्तार या फिर किसी नाम को लेकर के कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव और फिर क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बिहार को मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा सकता है। इसी वजह से कुछ नए चेहरों के नाम चर्चाएं में हैं, जबकि मौजूदा मंत्रियों की विभागों या फिर जिम्मेदारियों में बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल ये सभी चर्चाएं राजनीतिक अटकलों के दायरे में हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को करना है। जहां आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बिहार से किन नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा और क्या मौजूदा मंत्रियों में कोई बदलाव होगा। पूर्णिया में नया केंद्रीय विद्यालय तो गया में 4 लेन सड़क। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंडों पर लगी मुहर। दरअसल बात है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जब बैठक में शिक्षा, सड़क, परिवहन, उद्योग और फिर पर्यटन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें पूर्णिया, राजगीर, मधेपुरा, मधुबनी और शेखपुरा में नए केंद्रीय विद्यालय के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई है, जबकि गया में 4 लेन सड़क परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने राज्य के यानी कि बिहार के 31 बस स्टैंडों को पीपीपी मॉडल पर आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने का फैसला किया है। इसके अलावा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की अवधि बढ़ाने और नई नौका घाट नियमावली लागू करने, बाहरी विज्ञापन नियमावली को मंजूरी देने और कई विकास परियोजनाओं पर भी सहमति जताई है। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे और फिर निवेश को बढ़ावा देना है। ब्लूटूथ से नकल और ब्लैंक चेक। दरअसल बात है कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक संगठित सालवर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरोह अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर 4 से 6 लाख रुपए तक की मांग करता था और नकल कराने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस सहित अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग करने की तैयारी की गई थी। जाँच में यह भी सामने आया है कि गिरोह कथित तौर पर अभ्यर्थियों से ब्लैंक चेक लेता था ताकि परीक्षा के बाद तय रकम वसूली जा सके। पुलिस के अनुसार परीक्षा से पहले गिरोह के सदस्यों की गुप्त बैठक भी हुई थी। इसमें नकल करने की पूरी रणनीति तैयार की गई। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन चेक। भरत तिवारी मामले पर फंसे भोजपुरी सांसद और एक्टर रवि किशन। कहा, मैं भरत तिवारी पर कोई टिप्पणी नहीं की। दरअसल बात है कि भाजपा सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने एक बयान को लेकर के सफाई दी है। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि उन्होंने स्वर्गीय भरत तिवारी के मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। रवि किशन का कहना है कि उनके पुराने बयान को गलत संदर्भ में जोड़ करके वायरल किया जा रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। रवि किशन ने कहा है कि उनका बयान उत्तर प्रदेश में अपराध और फिर एनकाउंटर नीति को लेकर के दिया गया था, न कि बिहार की भरत तिवारी प्रकरण पर। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी बयान को उसके मूल संदर्भ में ही देखा जाए और गलत जानकारी फैलाने से बचें। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इसी बीच रवि किशन की सफाई सामने आने के बाद इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। फिलहाल इस मामले में सोशल मीडिया पर बहस जारी है और फिर विभिन्न राजनीतिक दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत के कैमरा निगरानी बयान पर भड़का BHSA। डॉक्टर बोले, हम अपराधी नहीं। दरअसल बात है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार द्वारा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और फिर स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाने से संबंधित बयान पर बिहार हेल्थ सर्विस एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि डॉक्टरों को अपराधियों की तरह निगरानी में रखना उचित नहीं है। BHSA ने इस बयान को चिकित्सकों का मनोबल गिराने वाला बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। BHSA का कहना है कि डॉक्टर पहले से ही सीमित संसाधनों और फिर भारी कार्यभार के बीच मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में केवल निगरानी बढ़ाने के बजाय अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाओं, उपकरणों और फिर बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने रुख पर पूर्ण विचार नहीं किया तो फिर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का कहना है कि अस्पतालों में CCTV लगाने का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, डॉक्टरों और फिर कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों की छात्राओं के लिए चलेगी पिंक बस। भागलपुर समेत कई जिलों का रूट तय, किराया महज 10 रुपये। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार की छात्राओं के लिए बड़ी सौगात दी है। अब 211 डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाली
छात्राओं के लिए विशेष पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत भागलपुर समेत कई जिलों के रूट तय कर दिए गए हैं। छात्रों को सुरक्षित और सस्ती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बस का किराया मात्र 10 रुपये रखा गया है। पिंक बस सेवा का उद्देश्य कॉलेज आने जाने वाले छात्रों को सुरक्षित सुविधा देना और फिर समय पर परिवहन उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार ये सेवा उन रूटों पर चलाई जाएगी जहां बड़ी संख्या में छात्राएं प्रतिदिन सफर करती हैं। इससे ग्रामीण और फिर दूर दराज के क्षेत्रों की छात्राओं को भी उच्च शिक्षा के लिए आवागमन में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। दोस्तों आज 1 जुलाई है और आज 1 जुलाई के दिन एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत कम हो गए हैं और साथ ही साथ पासपोर्ट बनाना महंगा हो गया है। यहाँ तक कि अगर आप आधार सेंटर जाते हैं आधार कार्ड में नाम सुधारने के लिए या फिर कुछ भी सुधारने के लिए तब आपको फ्री में कर दिया जाएगा। कई सारे बदलाव आए हैं, हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि महीने के पहले ही दिन आम जनता और फिर व्यापारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में 183 रुपये की भारी कटौती की है। इस कटौती के बाद अब इसकी कीमत 3113 रुपये 50 पैसे से घट करके 2930 रुपये रह गई है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि आप अपने घर में जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ना उसका रेट बढ़े हैं नहीं कम हुए हैं और वे अपने पुराने रेट पर ही बरकरार हैं। वहीं पर अगर आप आधार सेंटर जाते हैं तो UIDAI ने आपको एक बड़ी सौगात दी है। अगर आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट या फिर लिंक करवाना चाहते हैं तो आज से लेकर के 31 दिसंबर तक ये काम बिल्कुल भी मुफ्त होगा। इससे पहले इस सर्विस के लिए 75 रुपये फीस देनी होती थी। वहीं पर अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने आज 1 जुलाई से पासपोर्ट की फ़ीस में इजाफा कर दिया है। अब सामान्य पासपोर्ट बनाने के लिए 2500 रुपये देने होंगे। पहले ये फ़ीस 1500 रुपये थी। वहीं पर अगर आप इमरजेंसी में तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको अब 1500 रुपये से ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि फ़ीस 3500 से बढ़ा करके सीधे 5000 रुपये कर दी गई है। वहीं पर कार खरीदना भी अब महंगा हो गया है। जहाँ टाटा मोटर्स, किया मोटर्स, MG मोटर्स और BMW जैसे दिग्गज गाड़ी कंपनियों ने आज 1 जुलाई से अपनी गाड़ियां महंगी कर दी है। टाटा मोटर्स ने पैसेंजर व्हीकल्स पर 1.5% और कमर्शियल व्हीकल्स पर 2.5% तक दाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा किया और BMW की कारें 2% और MG मोटर्स की गाड़ियां 3% तक महंगी हो गई हैं। वहीं पर SBI और HDFC ने क्रेडिट कार्ड नियम बदल दिए हैं। यह दरअसल बात है कि SBI कार्ड ने अपने कुछ चुनिंदा फ़ोन पे SBI क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड पॉइंट्स के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत कई लिमिट्स लगाई गई हैं और कुछ खास ट्रांजैक्शन पर अब रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। HDFC बैंक ने अपने रेगलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के लाउंज एक्सेस नियमों को बदल दिया है। अब कार्ड धारक हर तिमाही में 3 बार मुफ्त में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज का फ़ायदा उठा सकेंगे। ये लाभ तभी मिलेगा जब ग्राहक ने पिछले तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च किए हों। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किशनगंज के ठाकुरगंज में नाजिया इलाही खान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाजिया इलाही खान के खिलाफ किशनगंज में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी कथित टिप्पणियों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसी को लेकर के लोगों ने नूरी चौक पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और प्रतीकात्मक रूप से उनका फोटो जला करके विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करके कानून के अनुसार कार्रवाई और फिर गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के नूरी चौक में मंगलवार को नाजिया इलाही खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नारेबाजी करते हुए उनके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है और प्रतीकात्मक रूप से उनका फोटो भी जलाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नाजिया इलाही खान की कथित टिप्पणियों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। जहां उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और फिर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे तवंगर हुसैन बागी उर्फ बंटी ने
नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी की मांग की है और इसका कड़ा विरोध किया है उनके बयानों का। तवंगर हुसैन बागी उर्फ बंटी ने कहा कि नाजिया इलाही खान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने जो बयान दिया है वह नाकाबिले बर्दाश्त है। उनके बयानों को किसी भी कीमत पर सही ठहराया नहीं जा सकता। उनकी बयान से करोड़ों मुसलमानों की दिलों को आहत पहुंची है और नाजिया इलाही खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। जहाँ साथ ही उन्होंने नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी की भी मांग उठाई है। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से क्षेत्र संख्या 12 के संभावित जिला परिषद उम्मीदवार तवंगर हुसैन और बागी उर्फ बंटी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो फिर संबंधित थानों में आवेदन देकर के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान समाज सेवी परवेज मुशर्रफ सहित कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि शिकायत मिलने के बाद प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज सहित पूरे बिहार में मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। ये पहल जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने की है। यह डॉक्टर रकीब आलम ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात करके बिहार के हर जिले में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति, प्रत्येक जिले में रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना और राज्य में अलग से मानवता एवं शांति मंत्रालय बनाने की मांग उठाई है। अब सवाल है कि आखिर क्या है उनकी प्रमुख मांगें, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल बात यह है कि बिहार में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ती दिख रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात करके इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि बिहार के प्रत्येक जिले और विभिन्न सरकारी संस्थानों में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को समय पर विशेषज्ञ परामर्श और उपचार मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के हर जिले में आधुनिक रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की मांग की है। उनका कहना है कि नशा मुक्ति, मानसिक रोग और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास के लिए ऐसे केंद्र बेहद आवश्यक है। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए बिहार में अलग से मानवता एवं शांति मंत्रालय के गठन की मांग की है। उनका कहना है कि समाज में बढ़ती मानसिक चुनौतियों, सामाजिक तनाव और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने के लिए इस तरीके का मंत्रालय समय की जरूरत है। ज्ञापन में यह भी जिक्र किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और लोगों को बेहतर परामर्श एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेती है। यदि इन मांगों पर सकारात्मक पहल होती है तो फिर राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिल सकती है।